नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। चक्रव्यूह का वक्त है। सबसे पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज अपने वोटिंग की है। पहली कहानी, टीएमसी के मुस्लिम सांसदों का क्या है असमंजस, एनडीए पर चुप्पी क्यों है। इस खबर को 18% लोग देखना चाहते हैं। अगली कहानी, संभाजीनगर टू रांची, अभिजीत दिपके और देवेंद्र नाथ महतो कितने दूर कितने साथ। इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है चक्रव्यूह शो में कि हमारी लीड स्टोरी के सेम नंबर आए हैं 2 कहानियों के। तो एक कहानी 7 की शुरुआत में और एक कहानी 7:30 की शुरुआत में आपको दिखाएंगे। तो जो पहली और दूसरी स्टोरी में एक तरीके से टाई है ये मैच इस बार, और ये टाई इसलिए है कि एक्सप्रेस वे की स्टोरी में भी दिलचस्पी है और जो लीड स्टोरी होगी वो भी आप देखेंगे। जेन-ज़ी के दर पर क्यों है मोहन भागवत और राहुल गांधी। तो गड्ढे में 30 जो स्टोरी है उसको भी 30% लोग देखना चाहते हैं और जेन-ज़ी की स्टोरी को भी 30% लोग देखना चाहते हैं। आखिरकार मोहन भागवत और राहुल गांधी क्यों अपने जेन-ज़ी के दरवाजे का खटखटा रहे हैं। तो लीड स्टोरी के तौर पर सबसे पहले इसी कहानी को देखते हैं, चक्रव्यूह की सबसे बड़ी स्टोरी के तौर पर, कि मोहन भागवत और राहुल गांधी का प्लान क्या है जेन-ज़ी को अपने साथ लाने के लिए। आप भी शायद इस बात को मानने से आज गुरेज नहीं करेंगे कि आज की तारीख में अपने देश की सियासत में अगर कोई ताकत सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर तेजी से उभर रही है तो वो है जेन-ज़ी की ताकत, यानी सबसे युवा वोटर की ताकत। युवाओं से भी युवा ये वो हैं जो अभी 17, 18, 19 साल के हैं। देश के 2 सबसे बड़े वैचारिक ध्रुव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरएसएस के नेता प्रमुख जो है सर्वेसर्वा मोहन भागवत, दोनों दिग्गज जेन-ज़ी के दर पर अब दस्तक दे रहे हैं। लेकिन युवाओं को रिझाने की इस रेस में सियासत भी खूब हुई है। प्रयागराज में होने वाली राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर अचानक प्रशासनिक ब्रेक लगा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख के जेन-ज़ी को साधने के लिए तंत्र ने अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि कहीं भी कोई रुकावट मोहन भागवत को फेस ना करनी पड़े। देश के युवाओं को साधने निकले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अभियान को यूपी के प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था वहां बड़ा झटका लग गया है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में उनका छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होना है, लेकिन अब यह कार्यक्रम हो पाएगा इस पर सरकारी शंका का काला साया छा गया है। दरअसल कार्यक्रम की बुकिंग को केपी ट्रस्ट ने अचानक रद्द कर दिया। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में थी और पंडाल सजने लगे थे। इस अचानक हुए फैसले से कांग्रेस में खलबली मच गई है। ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के मुताबिक कार्यक्रम से 2 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। लगातार बारिश के कारण मैदान खराब हो सकता है, जिसे ठीक करने में समय लगेगा और परेशानी भी बढ़ेगी। ट्रस्ट ने कांग्रेस से बारिश के बाद कार्यक्रम करने या टोकन मनी जो दी है उसको वापस लेने को भी कह दिया है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिए, ये प्रोग्राम शनिवार को होना है, वो भी शनिवार की शाम को। न स्कूल का वक्त है, लेकिन तब भी स्कूल के प्रशासन ने ट्रस्ट ने कह दिया है कि भाई पैसे वापस ले लो, यह भी नहीं हो सकता। प्रयागराज में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में अड़चन के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके प्रयागराज दौरे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है क्योंकि सरकार छात्रों की गूंज से डरी हुई है। राहुल ने साफ कर दिया कि सरकार चाहे जो कर ले, वो युवाओं की आवाज उठाने से नहीं रुकेंगे और हर हाल में छात्रों के साथ खड़े रहें। जाहिर है राहुल गांधी इसे सीधे तौर पर योगी सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बताते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि उन्हें 30 जुलाई को ही ग्राउंड के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई थी। अजय राय का यह भी साफ कहना है कि जरूरत पड़ी तो सड़क या चौराहे पर छात्रों के बीच ये कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख से ज्यादा छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ही क्यों, समाजवादी पार्टी को भी यूपी की सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिला है। राहुल जी का परमिशन कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं, वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे।
ये कार्यक्रम होके रहेगा। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं कि कहीं कार्यक्रम हो छात्रों के, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं कि कहीं कार्यक्रम हो छात्रों के। उसे ही इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी, आपातकाल, तानाशाही किसी को कहते हैं। आप राहुल गांधी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से डर रहे हो, बहुत डरते हैं आप लोग। इस डर के मारे तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे। विपक्ष की आवाज आपने सुन ली, अब बीजेपी की आवाज भी सुननी चाहिए। प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रोग्राम में अड़चन पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने उल्टा वार किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा कांग्रेस के इस प्रोग्राम पर, सुनिए जरा। मेरे ख्याल से तो उनसे डरने का कोई कारण नहीं है, उनसे तो बच्चे भी नहीं डरते हैं। और लेकिन खुद राहुल गांधी ने पिछले कई वर्षों से अपने आप को जिस तरीके से देश की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की है, उसमें जरूर विफल हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि छात्रों की गूंज नाम का यह कार्यक्रम कांग्रेस का एक चुनावी कार्यक्रम जैसा ही है, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी जेन-ज़ी यानी स्टूडेंट्स की समस्याओं को उछालकर उनको कांग्रेस पार्टी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी इसे देशव्यापी अभियान के तौर पर चलाने की बात भी करते हैं। दावा यह था कांग्रेस पार्टी का कि 8 अगस्त को प्रयागराज में करीब 3 लाख छात्रों से सीधे संवाद का टारगेट रखा गया। इसमें पेपर लीक का मुद्दा हो, महंगी शिक्षा का मुद्दा हो, भर्ती में गड़बड़ियां हो और बेरोजगारी के मुद्दों पर जेन-ज़ी से डायलॉग राहुल गांधी को करना है। अब तक राहुल गांधी 2 प्रोग्राम और कर चुके हैं इसी नाम से। 17 जून को राजस्थान के कोटा में किया था और 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए कि देहरादून में भी राहुल गांधी में के इस प्रोग्राम के वेन्यू को लेकर दिक्कतें आई थी। पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना था, फीस भी जमा करा दी गई थी पार्टी की तरफ से, लेकिन यहां भी एन मौके पर प्रशासन ने परमिशन रद्द कर दी थी और सियासी घमासान के बाद परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल मैदान में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के नाम का एक कार्यक्रम किया था। अब संयोग देखिए कि 17 जुलाई को राहुल गांधी युवाओं के साथ शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात कर रहे थे। उसी शाम उसी देहरादून में उसी परेड ग्राउंड में जहां पर राहुल गांधी का पहले प्रोग्राम होना था, वहां पर सरकारी आयोजन में एक पंजाबी गायिका है जैस्मीन सैंडल्स, आजकल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। उनका एक सरकारी कॉन्सर्ट का आयोजन सरकार की तरफ से करा दिया गया और ख़ास बात है कि उसको भी एंट्री फ्री रखी गई। अमूमन ऐसे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, नाच गाने के कार्यक्रम होते हैं, उसमें आयोजक बाकायदा टिकट बेचकर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं किया गया। इसके बावजूद राहुल गांधी के प्रोग्राम हुआ, युवाओं की भीड़ भी देखी गई। इसी की तरह याद दिलाऊं, कोटा में भी जब राहुल गांधी का कार्यक्रम 17 जून को था, तब भी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था ने अड़चनें खड़ी की थी, ऐसा राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का आरोप है। लेकिन बाद में यहां भी प्रोग्राम कराने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई थी। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों में ही आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ और अब यूपी में होना है। इसीलिए बीजेपी की जो स्थानीय सरकारें हैं वो तरह तरह के चैलेंज राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए खड़े करती हैं। साफ समझ में आता है दोनों तरफ से कोरी राजनीति चल रही है। 8 अगस्त को प्रयागराज में करीब 3 लाख छात्रों से सीधे संवाद का टारगेट रखा गया है। पेपर लीक का मामला हो, महंगी शिक्षा हो, भर्ती में गड़बड़ियां हो, बेरोजगारी के मुद्दों पर जेन-ज़ी से डायलॉग करना है। अब तक ऐसे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उसकी जिक्र पूरा कर ही चुके हैं। बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी भी अब खामोश नहीं दिखना चाहती है। नीट पेपर लीक पर देश भर में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब संघ भी समझ रहा है कि युवाओं के एक बड़े वर्ग के साथ उनकी दूरी बढ़ रही है, उस दूरी को पाटना है और इसके लिए खुद सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली है और वो खुद आज मैदान में उतर आए हैं। ये सब करना है टू इवॉल्व द कॉन्सेंसस, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स। अब जेन-ज़ी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात। 2-3 खास बातें रही है प्रोग्राम। जब तक ये मेरा प्रोग्राम चक्रव्यूह शुरू हुआ है, तब तक मोहन भागवत का ये कार्यक्रम मुंबई में चल रहा था।
आपको बता दूं कि मुंबई में नीता मुकेश अंबानी जो कल्चरल सेंटर है उसमें ये प्रोग्राम चल रहा था। 2-3 खास बातें मोहन भागवत ने की। पहली बात, जो दिल्ली में हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, उसमें संवाद करने में देर कर दी गई। यानी संवाद जो सरकार ने किया 20 जुलाई को, वो 30 दिन पहले भी हो सकता था। इसका इशारा साफ तौर पर मोहन भागवत कर रहे थे। गलती हुई, इसीलिए इतनी बड़ी खामी भुगती। ये भी कहा संवाद करना चाहिए था, जिसकी बात लगातार छात्र भी कर रहे थे और कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही थी। वो तमाम बातें जो युवा जेन ज़ी सुनना चाहता था सरकार से, सरकार ने भले ही ना की हो, लेकिन मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम में जरूर की है। IIM UN के 15वें स्थापना वर्ष के मौके पर संघ प्रमुख के इस संवाद कार्यक्रम में 15 से 19 की उम्र के करीब 2000 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज का तड़का भी रहा, नाच गाना भी हुआ, यानी जेन ज़ी के मूड को समझा गया। इससे पहले जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मोहन भागवत साफ कह चुके हैं कि युवाओं से संवाद करने की जरूरत है। उन्हें निर्देश नहीं, उनके साथ विमर्श होना चाहिए। आदेश नहीं, बल्कि सर्वसम्मति होनी चाहिए। संघ प्रमुख साफ है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमों को यह समझ आ रहा है कि भारत के भविष्य की चाबी जेन ज़ी के जेब में है। मोहन भागवत के आज के संबोधन से पहले देश में जेन ज़ी का चेहरा बन चुके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या कहा मोहन भागवत की इस पहल पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। I think it's little too late, don't you think? They should have had an interaction on 20th July when these kids were beaten up. He should have come forward, he should have interacted with those kids, and he should have made the Prime Minister apologize to those kids who were beaten up by the police. संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या देश के नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी हो, हर किसी की नजर जेन ज़ी पर है। ये बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर अब दिखाई दे रही है। दरअसल ये वो युवा है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इनको जेन ज़ी कहा जा रहा है। दुनिया की कोई भी सरकार अब इस जनरेशन को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकती है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस युग में पली बड़ी ये जनरेशन किसी भी एक विचारधारा की बंदी नहीं है। ये ओवर एक्सपोज है, इसके पास जानकारियों का अथाह समंदर मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक भारत में जेन ज़ी की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो मैं आपके दिखाने वाला हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इन तमाम आंकड़ों को जो आपके सामने अब बड़ी स्क्रीन पर आए। दुनिया में जो जेन ज़ी है, भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा जेन ज़ी हैं, चीन में 26 करोड़ से ज़्यादा और अमेरिका में 7 करोड़ से ज़्यादा। ये आबादी के हिसाब से है और इसीलिए ये हम कह सकते हैं हमारे देश में सबसे अधिक जेन ज़ी हैं। और अब आप जो वोट करने वाले लोग हैं उनका स्थिति देखेंगे, कितने लोग इसमें वोट करते हैं। भारत में जो जेन ज़ी है उसकी करीब 30% आबादी, भारत के कुल वोटर का 29.2% जेन ज़ी वोट करेगा। चीन में ये जो 26 करोड़ 40 लाख हैं, इनमें से वोट करने वाली आबादी जो है जेन ज़ी की वो 16.8% है। अमेरिका में ये हिस्सेदारी 20.2% की है। अपने पड़ोसी देश की बात करूं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी इस जनरेशन ने कई बड़े राजनीतिक बदलावों और विरोधों में के प्रदर्शन में भूमिका निभाई। भारत में इनका असर सीधे लोकसभा की सीटों पर पड़ता है और इसमें भी सबसे आगे अपने जो राज्य हैं वो बिहार है। बिहार जो कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली वोलेटाइल है। ये जेन ज़ी की आबादी और जेन ज़ी की आबादी के हिसाब से किस राज्य का गणित क्या कहता है, ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़े। बिहार के कुल वोटर्स में से लगभग 37% इसी जनरेशन से आते हैं। बिहार में देखिए अब 36.7%। इसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है, जहां पर हर तीसरा वोटर जेन ज़ी है, 33.9%। अकेले भारत के 10 राज्यों में जेन ज़ी वोटर्स की तादाद 30% से ज्यादा है। ये भारत का नक्शा और जेन ज़ी का आंकड़ा साफ कह रहा है। ये राज्य मिलकर लोकसभा के 234 सांसद चुनते हैं। हालांकि तमिलनाडु और केरलम जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में जेन ज़ी वोटर्स का शेयर सबसे कम है। नीचे के दक्षिण में आप देख सकते हैं, यानी 22% के आसपास। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यह है कि भारत के चुनाव अब रैलियों से ज्यादा, ध्यान से सुनिए, अब भारत के चुनाव रैलियों से ज्यादा रील्स और सोशल मीडिया के मुद्दों पर लड़े जाएंगे। जेन ज़ी वोटर्स किसी भी पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले। अगर नेताओं को अपनी कुर्सी बचानी है तो उन युवाओं की आवाज को सुनना होगा, इंपॉर्टेंस देनी होगी और संवाद स्थापित करना होगा। बात करते हैं आज की एक और कहानी की जो जेन ज़ी से ही जुड़ी हुई है। जाहिर है देश में इस वक्त एक ऐसा साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है जिसे कोई भी राजनीतिक दल अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने अब इस लड़ाई को देशव्यापी बनाने का शंखनाद कर दिया है।
दूसरी तरफ उसी से प्रेरणा लेकर झारखंड में सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का भी अनशन चल रहा है। जगह वहां पर हेमंत सोरेन सरकार के दबाव में आकर बातचीत की टेबल पर आने को इन लोगों ने, जो महत्व है, इन लोगों ने मजबूर कर दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार बातचीत की टेबल पर आए। पच्चीस जुलाई को देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं थी। ये छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी जीत आप कह सकते हैं। और इसी जीत से उत्साहित होकर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपनी आगे की रणनीति तय करनी शुरू कर दी है। सब पूछ रहे थे कि भाई सीजेपी क्या करेगी, अभिजीत दीपके, सौरभ दास क्या करेंगे। महाराज के छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक 2 दिन चली। इसके बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया कि सितंबर से एक नए और बड़े आंदोलन की शुरुआत सीजेपी करने जा रही है और इस आंदोलन का नाम दिया गया है क्या बोलती पब्लिक। दीपके ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो सीजेपी से जुड़कर इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने साफ किया कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में सिर्फ छात्र ही नहीं थे, बल्कि देश का बेरोजगार युवा भी शामिल था। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और सीजेपी अब इसे पूरे देश का मुद्दा बनाने वाली है। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। मामला स्टूडेंट से आगे बढ़कर पब्लिक तक चला गया है। एक और अभिजीत दीपके के घर में सीजेपी कोर कमेटी की आज मीटिंग चल रही थी। वहीं उनके घर के बाहर 2 युवकों ने धरना देना शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वालों की पहचान गुजरात के अहमदाबाद से आए मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पंड्या के तौर पर हुई। दोनों ने आरोप लगाया कि उन्हें कोर टीम की बैठक में नहीं बुलाया गया। इन दोनों युवकों का कहना है कि जंतर मंतर का आंदोलन देश के युवाओं का था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था। 2 लड़कों के विरोध प्रदर्शन के बीच अभिजीत दीपके ने कोर कमेटी की बैठक से पहले यह साफ कर दिया था कि सीजेपी फिलहाल चुनावी अखाड़े में नहीं उतरेगी और सीजेपी का यह भी मानना है कि इस वक्त देश को किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है जो सरकारों को जनता के हित में काम करने पर मजबूर कर सके। इस बीच दिल्ली में तो युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन शिक्षा और नौकरियों में भ्रष्टाचार की बीमारी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह आग झारखंड में भी लगी हुई है। यहां पर जेपीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन चल रहा है और राज्य सरकार इस वक्त बैकफुट पर है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन छात्रों के आगे बातचीत की पेशकश कर दी है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठे थे। अब इन छात्रों ने पानी तो पी लिया है, लेकिन अनशन चल रहा है। छात्रों की सीधी मांग है कि इस पूरी गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए, यानी झारखंड की एजेंसियां इसकी जांच ना करें, बाहर से जांच हो। लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बातचीत का प्रस्ताव छात्रों के बीच भेजा। सरकार से मिले न्योते के बाद बातचीत के लिए 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल इन छात्रों ने तैयार कर लिया गया है, जिसमें 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं और 1 वकील शामिल हैं। कमेटी में छात्रों की ओर से जो नाम आ दिए गए हैं वो बारी बारी से देखिए। रविंद्र पासवान हैं, पीयूष कुमार सिंह हैं, रविंद्र कुमार रवि हैं, राजेश प्रसाद हैं, नीतू कुजूर हैं, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार, शालू सिंह शामिल हैं। जबकि पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और विकास वर्मा अभिभावक के तौर पर हैं और वकील के तौर पर अजीत कुमार भी इस कमेटी में रखे गए हैं। वहीं सरकार की ओर से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। हालांकि छात्रों की शर्त है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद बात करना चाहिए। इस बीच पर्यावरणविद और जाने माने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज छात्रों के समर्थन में हेमंत सोरेन सरकार से एक अपील भी की है। मैंने उनसे आग्रह सिर्फ ये किया कि आप जल और नमक का ग्रहण जरूर करें और अपना अनशन जारी रखें। तो वो अभी अपना अनशन सिर्फ जल और नमक पर जारी रख रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी जी ने किया या हमने कोशिश की जंतर मंतर से। और झारखंड के सरकार को और हेमंत सोरेन जी से अपील करूंगा कि वो छात्रों की आवाज को सुने जल्द से जल्द और इसे सुलझाएं।
जिस स्टेडियम में ये आंदोलन चल रहा है छात्रों का, वहां पर कई सारे खेमे बने हुए हैं। और खास बात देखिए इस आंदोलन की, छात्र अलग अलग विचारधाराओं के, लेफ्ट के भी हैं, राइट के भी हैं, यानी एबीवीपी भी है, एसएफआई भी है, एनएसयूआई भी है, हर तरह के छात्र वहां मौजूद हैं, अपना अपना अनशन कर रहे हैं। लेकिन मांग सबकी एक ही है कि साफ सुथरा परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। तो एक तरफ अनशन और बातचीत का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की तरफ से जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। ये छात्रों का ही दबाव है। कल रात झारखंड की सीआईडी ने रांची और लखनऊ में एक साथ बड़ी छापेमारी की। इस दौरान परीक्षा का संचालन करने वाली आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल के अकाउंटेंट समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घोटाले में अब तक 19 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। राजनीति में ऐसे खेल अक्सर देखने को मिलते हैं, तभी तो जिससे तौबा तौबा करते हैं उसके करीब भी चले जाते हैं। अब टीएमसी से बागी होकर जिन 20 सांसदों ने एनसीपीआई में मर्ज किया, उसमें से शामिल 3 मुस्लिम सांसदों का रुख बीजेपी के लिए भी भूल भुलैया जैसा दिखाई दे रहा है। वो 3 सांसद हैं एनसीपीआई में गए अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान और खलील रहमान। ये तीनों मंगलवार को एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, लगातार दूसरे हफ्ते शामिल नहीं हुए। इसके अगले दिन यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में एक लंच दिया, उस आयोजन में ये शामिल हो गए। और आज शताब्दी रॉय जो एक और सांसद है इनके साथ की, उनके साथ जाकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन परिसर में मुलाकात भी की। तो सवाल ये कि राजनीति आखिर क्या कहलाती है। मंगलवार को एनडीए का दूसरा मंगल मिलन था, जिसमें टीएमसी से बागी होकर एक गुमनाम सी पार्टी एनसीपीआई में शामिल हुए 20 में से 3 सांसद नदारद रहे। वो तीनों सांसद मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उनका नाम है पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान और जंगीपुर से सांसद खलील रहमान। जब इन तीनों सांसदों से एनडीए के मंगल मिलन से गायब रहने का कारण पूछा गया तो उनकी बातों से लगा कि वो बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहते। अब सवाल है कि 3 अगस्त को वो बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहते थे, तो 4 अगस्त को कैसे बीजेपी के ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ लंच के लिए बंग भवन पहुंच गए। इस सवाल का जवाब है कि ये तीनों सांसद अपने क्षेत्र में कामकाज के लिए मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। आप पता कर लीजिए, काउंट कर लीजिए ना, वो तो थोड़ा पिक्चर लोग उठाया ना, डालेगा, काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 करके। और जरूरी होगा तो मिल जाएगा। और भी मिल जाएगा। और लोग भी आने को तैयार हैं। देखते रहिए, ये तो पहले झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यानी ममता के रुख से बगावत है, लेकिन बीजेपी के साथ जाने में इन्हें कयामत दिखता है। अब इधर का दिखते हुए उधर का हो जाने वाली टीएमसी के इन बागी मुस्लिम सांसदों की सियासत में नया बदलाव क्या हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल टीएमसी से बागी हुए तीनों मुस्लिम सांसदों को सिर्फ वर्तमान ही नहीं, अपने भविष्य की भी चिंता है। वो साफ दिखाई दे रहा है। जिस बहरामपुर सीट से जीतकर यूसुफ पठान लोकसभा में पहुंचे हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। ये वही यूसुफ पठान है जो जाने माने हिंदुस्तान के क्रिकेटर रहे हैं। और जिस मुर्शिदाबाद सीट से टीएमसी के अबू ताहिर खान 2024 में दोबारा चुनकर संसद में पहुंचे, वहां तो 70% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं, जबकि जंगीपुर में मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है। बहुत साफ है कि कोई सांसद उस मुस्लिम वोट को नाराज कतई नहीं करना चाहेगा जिनके समर्थन के बगैर बहरामपुर हो या मुर्शिदाबाद हो या फिर जंगीपुर की सीट हो, उसको जीतना आसान नहीं है। इसीलिए अपने वोटर की खातिर अब ये एनडीए में शामिल होते नहीं दिखना कम से कम अभी चाहते हैं। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद वाले सांसद अबू ताहिर खान ने ये बात कह दी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूसुफ पठान ने एसआईआर में बाहर हुए लोगों के विवादों को सुलझाने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें टीएमसी और एनसीपीआई का उल्लेख नहीं है। हालांकि आज उन्होंने कहा कि वो एनसीपीआई में है, लेकिन एनडीए के हिस्सा हैं क्या? इस सवाल का जवाब बहुत स्मार्टली यूसुफ पठान टाल गए। आप एनडीए का हिस्सा हैं, आप लोग? हम लोग एनसीपीआई के साथ हैं और देश के लिए जो भी हम अच्छा कर सके, देश के लिए जो भी बेहतर हो, हम उसके साथ रहेंगे। जिन बिल का सपोर्ट करेंगे आप लोग भी करेंगे? एनसीपीआई मैंने कहा कि देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा हम उसके साथ रहेंगे। और देश का एनसीपीआई में ही है हम।
एनसीपीआई में है। एनसीपीआई के तमाम सांसद मंगल मिलन में पीएम के प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन ये 3 मुस्लिम सांसद नहीं जाते। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को कभी कभी लगता है कि उसके बागी मुस्लिम सांसद वापस भी आ सकते हैं, लेकिन यूसुफ पठान की बातों से लगता है कि उन्हें एनसीपीआई का गुड़ तो खाना है, लेकिन एनडीए के गुलगुले से परहेज करना है। इसीलिए टीएमसी को लगता है कि बागी मुस्लिम सांसद 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। एनसीपीआई में भी रहेगा और मुसलमान विरोधी कदम का प्रतिवाद करेगा, दोनों तो नहीं होता। अब एक साथ दोनों नाव में पैर नहीं रह सकता। एनसीपीआई में जाएगा तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा मान लेना पड़ेगा। ये साफ कुछ बहुत कंफ्यूजन है इन लोगों में। ये अपने को कंफ्यूजन इनको खुद साफ करना है। दरअसल स्पीकर ने एनसीपीआई में 20 बागी सांसदों के विलय को अब तक मंजूरी नहीं दी है। अभी सिर्फ स्पीकर के फैसले के मुताबिक लोकसभा में वो लोग टीएमसी सांसदों से अलग बैठ रहे हैं, लेकिन लोकसभा वेबसाइट पर उनका नाम अभी भी बतौर टीएमसी सांसद ही दर्ज है। जबकि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले 6 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला अपनी मंजूरी दे चुके हैं। दल बदल कानून के हिसाब से टीएमसी के 28 सांसदों में पार्टी को तोड़ने के लिए 20 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 मुस्लिम सांसद एनसीपीआई में नहीं जाते हैं, जैसा कि वो एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में नहीं गए, जैसे मंगल मिलन में 17 सांसद ही गए, तो 17 सांसदों के आधार पर विलय को मान्यता लोकसभा में नहीं मिल सकती है। टीएमसी सांसद और नेता अभिषेक बनर्जी पहले ही सभी 20 सांसदों को अयोग्य करार देने वाली याचिका स्पीकर के पास दे चुके हैं। इन सब के बीच बीजेपी को लगता है कि एनसीपीआई का कोई सांसद अब साथ उसका नहीं छोड़ेगा। वैसे एनसीपीआई के बागी सांसदों की, मतलब बागी तो टीएमसी के हैं, लेकिन एनसीपीआई में गए इन सांसदों की राजनीति इस वक्त जलेबी की तरह से हो गई है। जिन 3 मुस्लिम सांसदों ने एनडीए के मंगल मिलन से दूरी रखी, उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ लंच करना तो अच्छा लगता है। कल यानी 4 अगस्त को शुभेंदु अधिकारी ने बंग भवन में दिल्ली में टीएमसी के सभी 20 बागी सांसदों को एक साथ लजीज व्यंजनों वाला लंच दिया था। हिलसा मछली से लेकर प्रॉन तक खिलाए गए। उसमें टीएमसी की बगावत में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद थे। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे भी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन लंच की उस तस्वीर से ममता के सांसदों को मिर्ची जरूर लगी। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने उन सांसदों की तस्वीर ट्वीट कर एक्स पर उन्हें गद्दार बता दिया। उसी ट्वीट को दूसरी सांसद महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट करते हुए लिखा, हाँ, हर चेहरे पर भारत लिख दो, बेशर्मी और लालच ऐसे ही दिखते हैं। अब फर्ज कीजिए कि एनसीपीआई को एक पार्टी के रूप में अलग मान्यता मिल जाती है और उसके बाद उसके अंदर बगावत की कोई भी चिंगारी फूटती है, तो उसके लिए भी 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। यानी 20 सांसदों में से कम 14 सांसदों को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी तीनों मुस्लिम सांसदों ने बगावत की कोशिश की तो इनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में जिन सीटों से ये चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं, वहां उपचुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों में पराजय के बाद ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति मुफीद हो सकती है, क्योंकि इन तीनों की सीटें जबरदस्त मुस्लिम बहुल हैं। इसीलिए यहां चुनाव में ममता के लिए संभावनाओं का दरवाजा खुल सकता है। वैसे ममता की पार्टी में सबसे पहले बगावत का झंडा बुलंद करने वाले और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुपत बनर्जी मानते हैं कि कोई भी बागी सांसद साथ नहीं छोड़ेगा। विधानसभा चुनावों में बहुत बुरी पराजय के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार तोड़फोड़ हुई। अब ऐसा लग रहा है कि मानो टीएमसी के नेता सत्ता के चुंबक के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे ही सत्ता का चुंबक छूटा, जो बेहद करीबी थे वो भी साथ छोड़कर जाने लगे। अब ममता के सामने अपनी राजनीतिक वजूद की चुनौती है और बागी हुए मुस्लिम सांसदों के सामने मुस्लिम बहुल अपनी सीट पर आगे की जीत की चुनौती है। अब बात करते हैं आज की अगली और एक और महत्वपूर्ण कहानी की, जिसको 30% लोगों ने देखना चाहा है। अब बात उस लखनऊ कानपुर नेशनल एक्सप्रेसवे की जो नेशनल गड्ढा वे बनकर चर्चित हो गया है। दावा था कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता का है, दावा था कि मजबूत निर्माण का एक पुल होगा, दावा था सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने का। लेकिन अगर उद्घाटन के महज 12 दिन के बाद ही एक्सप्रेसवे 80 जगह से टूट जाए, धंस जाए, जगह जगह गड्ढे पड़ जाए, 20 दिन पूरा होते होते 5 बार एक्सप्रेसवे की मरम्मत करनी पड़ जाए, तो उन दावों की जिम्मेदारी अब कौन लेगा?
साफ है कि निर्माण में लापरवाही हुई, साफ है कि क्वालिटी जांच में चूक की गई, या फिर कहीं और कोई बड़ी गड़बड़ी हुई, यानी कि करप्शन का खेल मोटा चला, इसीलिए जनता की जान को आफत में डाल दिया। आपको याद होगा, जब से बीजेपी की सरकारें बनी है बीते 12-13 सालों में, बीजेपी की सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर देती है और उसमें भी खास तौर पर निर्माण में, चाहे वो सड़क का हो चाहे वो भवनों का हो। और सड़क निर्माण के नाम पर बीजेपी की सरकारों ने बहुत वाहवाही बटोरी है कि विकास चल रहा है, लेकिन अब यही सड़कें सरकारों के लिए सबसे बड़ी बदनामी और नाकामी की वजह दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारें अक्सर विकास की रफ्तार को सड़कों और एक्सप्रेसवे के नंबर को आधार बनाकर मापती आई हैं, लेकिन देश की ज्यादातर सड़कों की हालत क्या है, ये किसी से आज छिपी नहीं है। अब तो एक्सप्रेसवे भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाते हैं। तस्वीरें देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि अब तक स्पेस टेक्नोलॉजी और रिमोट डिजिटल मॉनिटरिंग तकनीक के बारे में जो दावे किए जा रहे थे, लेकिन ये हाईवे बनाने की हवाबाजी वाली तकनीक कहां से आ गई। कानपुर लखनऊ नेशनल एक्सप्रेसवे का हाल कुछ ऐसा ही हुआ है। देश को बताया गया था कि यह आधुनिक भारत का नया एक्सप्रेसवे है। कहा गया था इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होगी कि भारी से भारी यातायात का दबाव भी आसानी से सह लेगी। लेकिन उद्घाटन के महज 12 दिन के बाद ही तमाम बातें, बारिश होते ही तमाम वादे सरेआम धराशायी हो गए, गड्ढे पड़ गए। 13 जुलाई को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, जोर शोर से उद्घाटन किया गया था। 25 जुलाई तक कई जगह सड़क उखड़ चुकी है। जिस भ्रष्टाचार की तस्वीर ग्राम पंचायतों की सड़कों में दिखाई देती है, वो खेल नेशनल एक्सप्रेसवे पर हो रहा था। जहां रफ्तार दौड़नी थी वहां सड़क धंस रही है। जहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का सपना दिखाया गया था, वहां गड्ढे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 63 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाने का बजट 4200 से 4700 करोड़ के बीच का है, यानी 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 70 करोड़ रुपए आई। दावा किया गया था कि 2 से 3 घंटे का सफर 45 मिनट में तय हो जाएगा। लेकिन सोचिए, इस सड़क पर आप अपने परिवार के साथ क्या 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं? जहां पर गड्ढे हुए हैं उसकी मरम्मत भी किस तरह हो रही है, वो देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। 100 मीटर के दायरे में जहां पैचवर्क किया गया था, उसे सुखाने के लिए यह अद्भुत हुआ है, पंखे लगाए गए। सड़क के डामर को सुखाने के लिए पंखे लगाकर उनको सुखाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखों से हाईवे को सुखाया जा रहा है। यहां लाइन से 10 पंखे लगाए गए हैं। सरकारी काम में खानापूर्ति की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने आजाद हिंदुस्तान में पहले कभी देखी हो। यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको बनाने के दौरान किस तरह की लापरवाही बरती गई होगी। एक नहीं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और उन्हें भरने के लिए जो पैचवर्क किया जा रहा है उसमें भी दरारें पड़ रही हैं। देखिए, जिस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने का दावा किया गया, वहां ट्रक की क्या रफ्तार है। ये एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे मतलब देश का सबसे तेज चलने वाला वो रास्ता जहां पर सबसे तेज गाड़ियां दौड़ेंगी। तो अगर इस एक्सप्रेसवे को गड्ढा वे बोला जा रहा है तो गलत थोड़ी है। हाथ कंगन को आरसी किया, हमारी टीम भी मौके पर पहुंची। हकीकत जानने के लिए मेरे सहयोगी मनीष यादव ने खुद जांच की। जहां पैचवर्क किया जा रहा था वहां पहुंचे तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई दी। ये पैचवर्क तो नहीं था, सड़क पर 20 फीट तक 2 फीट गहरी सड़क खोदी गई थी, जिसके बाद एक्सप्रेसवे बनाने में हुई लापरवाही के बाद सबूत अपने आप बाहर आ गए। लेयर इसकी समझे तो एक तो नेट बिछाया गया है जो सबसे निचली लेयर है, उसके नीचे भी आप देखेंगे तो ये यहाँ से सड़क से लेकर यहाँ तक ये लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंची चौड़ाई है। इसमें नीचे गिट्टी लगाई गई है, बेस लेयर गिट्टी की बनी हुई है। फिर उसके ऊपर यहाँ तक लगभग गिट्टी है, उसके ऊपर ये नेट बिछाया गया है। फिर मिट्टी डाल दी गई है। देखिए ये मिट्टी है, जबकि लेयर होनी चाहिए यहाँ पर मोटी वाली गिट्टी की, लेकिन यहाँ पर जो गिट्टी लगाई गई है वो मिट्टी मिला के लगाई गई है, तो ये गुणवत्ता से कंप्रोमाइज हो रहा है। इसके अलावा फिर ये जो ऊपरी लेयर है ये कोलतार की पतली लेयर है। 6 लेयर में जो सड़क होनी चाहिए एक्सप्रेसवे की, लेकिन यहाँ पर शायद गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। लखनऊ और कानपुर के बीच में ये जो 2 जगह हैं, 2 शहर हैं यूपी के,
इनके बीच सबसे अधिक रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है यूपी सरकार को चलाने के लिए। हालांकि ये एनएचएआई का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको बेचा इस तरीके से गया था कि बहुत बड़ी विकास की धारा बहा दी गई। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए गड्ढों के वीडियो वायरल होने लगे तो एनएचएआई को भी होश आया। एनएचएआई वो एजेंसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो केंद्रीय मंत्रालय से चलती है, सड़क परिवहन मंत्रालय से। हाईवे निर्माण में खराब क्वालिटी के बाद एक्शन लिया गया है। अब क्या एक्शन लिया गया है? एनएचएआई ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटा दिया। पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया को चार्जशीट दे दी गई। सौरभ चौरसिया के कार्यकाल में ज्यादातर निर्माण हुआ था। प्रोजेक्ट से जुड़े कई अधिकारियों पर एक्शन लिया गया, यानी अधिकारियों पर गाज गिर रही है। अधिकारियों को हटा दिया गया, इंजीनियरों पर बैन लगा दिया गया, लेकिन एनएचएआई ने यह नहीं बताया कि लापरवाही आखिरकार किसकी थी। अगर हाईवे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कोई तो होगा, 1 है, 2 है, 3 है, उनको केवल हटा देने से काम चल जाएगा? आखिरकार आरोपी है कौन? सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के इन गड्ढों को कुछ अधिकारियों के निलंबन से भरा जा सकता है? हालांकि एनएचएआई तो मानने कोई तैयार नहीं था शुरू में कि कोई बड़ी लापरवाही हुई है। एनएचएआई की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया था कि पैचवर्क था, कर दिया गया है और यातायात वहां पर शुरू हो गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी कमी नहीं पाई गई है और एनएचएआई की टीम और मैं खुद भी 3-4 बार इंस्पेक्शन करके आया हूं और बहुत सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी एक्सप्रेसवे बिल्कुल सेफ है और जहां पे डैमेज हुए हैं वहां पे हम लोग रेक्टिफाई करवा रहे हैं। एनएचएआई का वर्जन आपने सुना, तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, वायरल वीडियोस आपने देखे। 80 बार टूट चुका है 12-15 दिन के अंदर। सबसे ज्यादा सवाल उस कंपनी पर अब उठ रहे हैं जिसे कानपुर लखनऊ नेशनल एक्सप्रेसवे को बनाने का ठेका दिया गया था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नेक्सस है। कंपनी का नाम है, पता होना चाहिए आपको, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। अब इसका कनेक्शन सुनिए, यह और आपको चौंका देगा। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन की है। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी को 23 फरवरी 2022 को एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका मिला था। हालांकि अक्टूबर 2024 को कंपनी पर नए टेंडर में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को रिश्वत दी थी, यानी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। अब एनएचएआई ने कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, यानी एनएचएआई ने पीएनसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कवायद शुरू की है। अगर यह फाइनल हो जाता है तो कंपनी भविष्य के किसी भी एनएचएआई प्रोजेक्ट की बोली में भाग नहीं ले सकेगी। पर यह कंपनी, फिर याद दिलाऊं, बीजेपी के सांसद के भाई की कंपनी है। इसके साथ ही कंपनी पर 2% का जुर्माना लगाया गया है और अधिकारियों को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। पीएनसी कंपनी को अपने खर्च पर खराब एक्सप्रेसवे की मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया गया है। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का कैसा नंगा खेल खेला गया और खामियाजा कौन भुगतेगा? वो व्यक्ति जो महंगी महंगी गाड़ियां लेकर इस एक्सप्रेसवे का महंगा महंगा टोल देकर गुजरेगा और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उन गड्ढों की वजह से किसी हादसे का शिकार हो जाए। आगे बढ़ते, कार्यक्रम के आखिर में आ गए। पब्लिक व्यू की बात कर रहा हूं, मेरा फेवरेट सेगमेंट। इसी एक्सप्रेसवे पर जया दीक्षित जी का कमेंट है। उद्घाटन के तुरंत बाद एक्सप्रेसवे पर गड्ढे और सड़क धंसने से जल भराव हो जाना जनता के विश्वास को आहत करता है। भ्रष्टाचार की इन गहराती जड़ों को समूल नष्ट करना बहुत जरूरी है। पब्लिक सेंटिमेंट है ये। एक्सप्रेसवे पर विशाल कृष्ण पाठक का एक और पोस्ट है। ना समझ लोग आखिर क्या जाने, गड्ढे नहीं है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में रहना भी तो सीखिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है कि चक्रव्यूह आपको पसंद आ रहा होगा। फीडबैक भेजते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।